Good day, students. How are you all? Today we will discuss about a derivation of magnetic field due to an infinitely long current carrying conductor. So this topic is basically in continuation of fourth chapter physics class 12, that is moving charges and magnetism. As we already know that moving charges means we are talking about current. It means current produces a magnetic field. Now in electrostatics, that is the first and second chapter, we have already studied that a static charge means if any charge is at rest, so it produces electric field. Now in this chapter, as we have studied that moving charges causes मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स अगर चार्ज मूव कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. अब चार्ज मूव कर रहा है मतलब वो करंट के फॉर्म में होगा, राइट. सो देयरफॉर द डेरिवेशन नेम इज, द टॉपिक ऑफ द डेरिवेशन इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर. मीन्स हमारे पास एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है और उससे थोड़ी दूर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. तो अब देखिए, लेट अस सपोज इफ वी हैव दिस लॉन्ग इनफाइनाइट लेंथ carrying conductor. So if we say a long current carrying conductor or infinitely long current carrying conductor, they both make same sense. So we have assumed, so for derivation in examination if it comes, अगर ये एग्जाम में आता है तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि एक, let us suppose that we have a current carrying conductor whose length is infinite, or we have a long infinitely करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच करंट आई फ्लोज. अब इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, देखिए करंट की फ्लो करने की डायरेक्शन शो हो रही है. नाउ वी नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट डी डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम दिस. यहाँ से डी डिस्टेंस पे पॉइंट ए है, एंड वी नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर. So for deriving this, what shall we do? We will take the help of calculus. So we will take both differential calculus and integral calculus. Okay. So let us assume that we have a very small differential element whose length is dx. Right? हमने ये assume किया है कि यहाँ पे एक, अब इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, हम एक सबसे छोटा पार्ट जिसे हम डिफरेंशियल एलिमेंट कहते हैं जिसकी लेंथ dx है, और वो कहाँ से है, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना उस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. उस पॉइंट को हमने O ले लिया, इसे हम ओरिजिन एज्यूम कर सकते हैं. वी कैन एज्यूम दिस एज ओरिजिन. सो दिस विल बी 90 डिग्री, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री. ओके, एंड फ्रॉम दिस ओरिजिन एट x डिस्टेंस देयर इज अ डिफरेंशियल एलिमेंट हुज थिकनेस, हुज लेंथ इज dx. अभी हमने dx क्यों एज्यूम किया? बिकॉज वी नो दैट एज पर बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि इफ़ वी हैव एनी करंट कैरिंग कंडक्टर एंड वी हैव अ डिफरेंशियल एलिमेंट हुज लेंथ इज dl एंड करंट I flows in this, so if we join this differential element with the point where we need to find the magnetic field, हमें जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस वायर में, चूँकि करंट फ्लो हो रही है इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो डिस्टेंस r दी हुई है. अगर हम एक वेक्टर ड्रॉ करें, इस वेक्टर का इस फ्लो ऑफ करंट से एंगल अगर थीटा बन रहा है, सो एज पर बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ कहता है कि dB इज इक्वल टू मीन्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस डिफरेंशियल एलिमेंट, इट विल बी dB. dB अब चूँकि ये छोटा है इसलिए dB ले रहे हैं. डिफरेंशियल एलिमेंट dl, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट. dl ये लेंथ को शो कर रहा है, डिफरेंशियल एलिमेंट छोटे से पार्ट का लेंथ, राइट. नाउ सो dB इज गिवन एज म्यू 0/4 पाई I dl sin थीटा बाई r स्क्वायर.
आर ये डिस्टेंस है इस डिफरेंशियल एलिमेंट की इस पॉइंट से जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बी पी। ओके, डी एल डिफरेंशियल एलिमेंट की लेंथ है, साइन ऑफ एंगल दिस, इस एंगल का हमें साइन लेना है, तो ये बायो-सेवर्ट लॉ हमें कहता है। सो इसी वजह से चूंकि हमारे पास फॉर्मूला में डिफरेंशियल एलिमेंट को लेकर के है, सो हियर व्हाट इज़ आवर पर्पस? आवर पर्पस इज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस करंट कैरिंग कंडक्टर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो हमारे पास पूरी वायर का तो फार्मूला नहीं है, हमारे पास डिफरेंशियल एलिमेंट का है। सो हमने एज्यूम कर लिया, वी हैव एज्यूम दैट वी हैव अ डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx विच इज़ x डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम o। o से x डिस्टेंस पे ही एक डिफरेंशियल एलिमेंट आपने लिया। डिफरेंशियल एलिमेंट आप यहाँ पे नहीं ले सकते, ये स्पेसिफिक पॉइंट हो जाएगा, तो आप कहीं और लेंगे, राइट? चाहे इधर ले लें चाहे इधर ले लें, इन बोथ केस यू विल गेट द सेम आंसर। आफ्टर दैट अब छोटे से डिफरेंशियल पार्ट का आपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया इसकी वजह से, तो उन सारे को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास पूरी लेंथ की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हम निकाल सकते हैं। दिस इज हियर कम्स द रोल ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। मीन्स छोटे छोटे डिफरेंशियल पार्ट को अगर हम ऐड कर दें तो बड़ा पार्ट का आ जाएगा, निकल जाएगा, राइट? सो नाउ हियर यू कैन सी दैट दिस एंगल इज थीटा। नाउ दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? दिस वन। तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं, लेट्स एनलार्ज दिस। So we are getting a right angle triangle here. Okay, let us assume that this point is M. So this point is M, this point is M, and we have x distance MO as MO, and this is OA which is D. So this will be a hypotenuse, and in right angle triangle the hypotenuse will be square root of x square plus D square as per Buddhayan-Pythagoras theorem. Okay. So you need to write these things. Let us choose a differential element of length dx which is x distance apart from O, right? Which is the theory behind this. Whatever you are showing it as a diagram, this you need to just write it in a statement, as a statement. Okay? Now applying Biot-Savart law. अब आप Biot-Savart law लगा दिए. Now there is one more point that you need to understand, that here as when we deal with electric field and magnetic field, so basically they are in 3D. so ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम x ले सकते हैं, इसको हम y ले सकते हैं, लेकिन ये जो ऊपर जो आ रही है ये लेंथ और ये जो अंदर जाएगी उसे हम शो नहीं कर सकते। सो देयरफॉर वी शो इट ऑन 2D लाइक दिस। हम ऐसे शो करते हैं बिकॉज ऑफ द compulsion that we can't show this something which is in the space. 2D can be shown on plane, but 3D can't be shown on plane. For that we need to choose some assumption. So here अब जो दिशा अंदर की तरफ जा रही है, ये जो प्लेन ऑफ पेपर है, जिस प्लेन ऑफ पेपर की हम बात कर रहे हैं, अगर इसके अंदर की डायरेक्शन है, मतलब जो इसको प्लेन को फाड़ के अंदर की तरफ जाएगा, तो उसे हम इनसाइड को हम क्रॉस एंड सर्किल्ड कहते हैं। मतलब एक छोटा सा गोला बनाते हैं, उसके ऊपर क्रॉस हम कर देते हैं, मीन्स क्रॉस एंड सर्किल्ड क्रॉस। ये डायरेक्शन अंदर जाने वाली को हम इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर कहते हैं, और जो ऊपर की तरफ आ रही है उसको हम क्या कहते हैं? ऊपर जैसे ऐसे आ रही है, ठीक है? शो सी द मूवमेंट ऑफ दिस मार्कर, उसे हम आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर कहते हैं। नाउ हियर इफ वी अप्लाई राइट हैंड थंब रूल, हमने राइट हैंड थंब रूल ने बताया हुआ है कि दैट यू नीड टू अप्लाई दिस राइट हैंड थंब रूल लाइक दिस। सो दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो इनसाइड, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड होगी। सो देयरफॉर वी हैव शोन इट एज एनसर्किल्ड क्रॉस, राइट? सो डायरेक्शन में पता चल गई। अब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। मैग्नीट्यूड वी आर अप्लाइंग बायो-सेवर्ट लॉ। अब हम बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई कर रहे हैं। देखिए इस छोटे से डिफरेंशियल एलिमेंट जो पार्ट dx है, dx यहाँ पे है, ठीक है? दिस इज dx। इस dx की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसे हम लिखते हैं dB इज इक्वल टू म्यू 0/4πI। अब चूँकि इसकी लेंथ dx है, बायो-सेवर्ट लॉ में क्या था? जो डिफरेंशियल एलिमेंट की लेंथ थी वही लिखते थे, और करंट से मल्टीप्लाई करके एंगल का साइन लेके। सो I dx साइन थीटा, दिस इज I साइन थीटा अपॉन, अब यहाँ पे हम क्या लेते? डिफरेंशियल एलिमेंट से उस पॉइंट की लेंथ लेते थे, करेक्ट?
सो यहाँ पे डिफरेंशियल एलिमेंट से इस पॉइंट की लेंथ क्या हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। सो हम उसका स्क्वायर कर देंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, ये रूट हमारा हट जाएगा। सो वी विल गेट बेसिकली डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई डी एक्स साइन थीटा अपॉन 4 पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हमारा स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाता है क्योंकि इसका स्क्वायर है, ठीक है। सी द फार्मूला, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए बायो सेवर्ट लॉ का, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। ओके, जस्ट मेमोराइज दिस फार्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हियर इफ यू सी वी हैव हाउ मेनी वेरिएबल्स वी हैव, हमारे पास कितने वेरिएबल हैं। एक थीटा भी चेंज हो रहा है, डिफरेंशियल एलिमेंट की पोजीशन अगर चेंज हो जाए तो थीटा भी चेंज होगा ऑफकोर्स। कैपिटल स्मॉल डी इज कांस्टेंट, ये फिक्स है हमारा कि इसी पॉइंट में निकालना है हमें, ठीक है। और क्या चेंज हो रहा है, एक्स दिस इज द वेरिएबल डिस्टेंस विच इज़ ऑल्सो चेंजिंग। डिफरेंशियल एलिमेंट चेंज होगा, आप यहाँ ले लेते, कोई यहाँ ले लेता, कोई बोलेगा नहीं हम यहाँ से लेंगे, राइट। सो डिफरेंशियल एलिमेंट इज ऑल्सो चेंजिंग, मीन्स दिस डी एक्स इज वेरिएबल, x is variable and theta is variable, right? The position of differential element is changing, okay? So x change हो रहा है, ये x जो है origin से differential element की distance ये change हो रही है, so x is changing, okay? So we will try to replace this theta, either theta in the form of x or x in the form of theta, okay? सो हम देखते हैं क्या कोई रिलेशन है, इज देयर एनी रिलेशनशिप दैट वी कैन मेंटेन बिटवीन थीटा एंड एक्स। सो यस ऑफ कोर्स, लेट्स सी दिस राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, नाउ दिस राइट एंगल ट्रायंगल क्लियरली शोज कि अगर हम इसमें हम साइन लगाएं, राइट, इफ वी टेक साइन, लुक एट हियर इन ट्रायंगल एम ओ ए, व्हाट इज, वेयर इज दिस एंगल, ट्रायंगल एम ओ, ट्रायंगल एम ओ ए, if you take the sine of this particular angle, that is sine of 180 minus theta. So sine of 180 minus theta आप लिखेंगे तो you will write it sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. Now for this particular angle, what is perpendicular? Perpendicular is this angle के सामने की जो right angle side होती है उसे हम perpendicular कहते हैं, right? So this is perpendicular upon hypotenuse. So we can write it as sin 180 minus theta is equal to d upon square root of x square plus d square. Now we know that sin of 180 minus theta, sin 180 minus theta sin theta होता है, okay? So which is equal to d upon square root of x square plus d square, right? Correct? So what shall we do? We will just replace it. अब sin theta की वैल्यू वहाँ से उठा के हम इसमें रख देंगे, okay? So we will get, in continuation we will get mu 0 I d, ठीक है, sin theta is equal to d upon square root of x square plus d square. Just replace this value here, you will get d upon under root of x square plus d square. हमारे पास ये टर्म पहले से था 4 pi into x square plus d square. Now what will we do? We will integrate both side. अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन हम लगाते हैं तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस ये छोटे से डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए यहाँ पे डी बी थी। अब अगर हम इन सारे, मान लीजिए बहुत सारे डिफरेंशियल एलिमेंट, उन सबको ऐड करेंगे तो पूरे वायर की वजह से निकल जाएगा, तो पूरे वायर की वजह से जो होगा वो कैपिटल बी होगा हमारे लिए। बी हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम बी करते हैं, जैसे फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। द वे वी रिप्रेजेंट फोर्स एज कैपिटल एफ, इन द सेम वे वी रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड एज बी। ओके, सो अब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल मीन्स सबको ऐड करना, तो एक डिफरेंशियल एलिमेंट का हमने निकाल दिया, अब पूरे का निकालने के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं, वी विल इंटीग्रेट इट। सो 0 to b की तरफ से ये इंटीग्रेट होगा। एंड हियर नाउ राइट हैंड साइड, हियर द वेरिएबल इज डी एक्स, डिफरेंशियल एलिमेंट हमारा डी एक्स है। डी एक्स कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, इफ़ यू सी दैट इफ़ दिस इज ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन है तो ये हमारी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि वायर हमारा लॉन्ग है, इन्फाइनेटली लॉन्ग है, करेक्ट। सो दिस डी एक्स इज वेरिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। दिस इज द वे हाउ वी अप्लाई इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस की मदद से हम कैसे करते हैं, तो उसमें हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखनी पड़ती है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। If you see any integral where
this upper limit and lower limit is not written, so that is called as indefinite integral. ठीक है. For हिंदी मीडियम स्टूडेंट इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड दैट ये जो सिंबल है जिसे हम इंटीग्रल कहते हैं, ये इसका समाकलन कहते हैं. तो ये लोअर लिमिट हो जाती है और ये अपर लिमिट हो जाती है. करेक्ट. और चूँकि dx हमारा वेरिएबल है, डिफरेंशियल एलिमेंट के, उसी को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम dx के फॉर्म में देखेंगे कि dx कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, -∞ टू +∞. डायग्राम से एकदम क्लियर है कि ये -∞ टू +∞ तक आगे जाएगा. करेक्ट. नाउ अगेन व्हाट शैल वी डू ऑन समराइजिंग ऑल दिस थिंग्स? व्हाट शैल वी गेट? वी विल गेट μ0 I dx अपॉन 4 पाई. नाउ x² + d² रेज टू पावर 3/2. ये एक्चुअल में ये सेम टर्म्स हैं, बस पावर अलग हैं, तो पावर ऐड हो जाएंगे इसमें. सो वी विल गेट द टोटल टर्म, फाइनल टर्म एज कैपिटल B इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -∞ टू +∞ μ0 I dx अपॉन x² + d² रेज टू पावर 3/2. दिस d इज़ डिफरेंट, ये d डिफरेंट है और ये dx डिफरेंट है. dx पूरा अपने में एक डिफरेंशियल एलिमेंट को शो कर रहा है और ये d डिस्टेंस है हमारी यहाँ पे, कि d डिस्टेंस पे हमको निकालना है. आप स्मॉल r भी ले सकते हैं. करेक्ट. इट इज़ अप टू यू. नाउ हियर इफ़ यू सी, इंटीग्रल में केवल वेरिएबल का फ़र्क पड़ता है, तो μ0/4 पाई I d ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रल में. यही सेम चीज़ डिफरेंशियल में भी होता है. अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल 0 आता है, लेकिन अगर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मल्टीप्लाइड हैं तो उसका डिफरेंशियल अगर हम जब निकालेंगे तो उसमें कांस्टेंट टर्म डिफरेंशियल के बाहर आ जाता है और हम वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं. सो हियर ऑल्सो इन इंटीग्रेशन वी विल कीप ओनली वेरिएबल पार्ट इनसाइड द इंटीग्रल नोटेशन. करेक्ट. सो दिस इज़ आवर फाइनल इंटीग्रल. नाउ अभी भी हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि इस इंटीग्रल को हम सॉल्व कर सकें. सो अगेन वी नीड टू अप्लाई द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन. अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि x को या तो थीटा के टर्म्स में कर लें, क्योंकि d तो हमारा कांस्टेंट है. ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट कैन वी डू. सो नाउ ऑन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन, नाउ वी नीड टू अगेन बी विजिलेंट अबाउट दिस. हमें ध्यान से देखना पड़ेगा अब हम इसको कैसे हैंडल करेंगे. ओके. यस. नाउ जस्ट हैव अ लुक दैट नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जब इंटीग्रल कैलकुलस मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका यूज़ सब जगह है. इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन फिजिक्स एंड इन मैथमेटिक्स बोथ. करेक्ट. सो अगर हम ट्रायंगल MOA देखें, यस, सो सी ट्रायंगल MOA, अगेन वी हैव कम बैक टू द सेम राइट एंगल ट्रायंगल MOA. अगर हम देखें इस ट्रायंगल में, अगर हम इसी एंगल का जिसका हमने साइन लिया था अभी थोड़ी देर पहले, वी कैन टेक द tan ऑल्सो. अब हम इसका tan लेंगे. और रिमेंबर दिस पर्टिकुलर डायग्राम. ओके. इफ़ यू सी, सो tan 180 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू d/x, क्योंकि tan थीटा इस ट्रायंगल में अगर tan लेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. ओके. सो दिस tan 180 minus theta is equal to d/x. Now tan 180 minus theta we know from ASTC rule, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC रूल से हमें पता चलता है दैट tan of 180 minus theta is equal to tan theta, which is equal to d/x. Correct. So here we can find the value of x, that is x is equal to minus d upon tan theta. This is the expression. Okay. Now again we can summarize, x is equal to minus d cot theta. This tan theta will go in numerator, so it will be converted into cot theta. Now differentiating with respect to x. अब एक x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया. डिफरेंशिएट इसलिए किया जाता है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन में हमें वेरिएबल को चेंज करना रहता है. तो अब जैसे हमारा यहाँ पे वेरिएबल dx था, अब ये dx कन्वर्ट हो जाएगा. अब किस में कन्वर्ट होगा देखते हैं. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, एक थीटा है और एक x है. यस, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. अगर x को x ही के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो 1 आता है. मीन्स dx by dx इज इक्वल टू 1. डिफरेंशियल कैलकुलस. ओके. नाउ हियर d इज कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. सो वी विल हैव d by d थीटा
सॉरी डी बाई डी एक्स कॉट थीटा। अब कॉट थीटा अगर हमारे पास, चूंकि हमें पता है सिंस डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो अगर यहाँ पे थीटा हो जाएगा और यहाँ भी थीटा हो जाएगा तो हम यहाँ पे माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सो डी बाई डी, चूँकि हम एक्स के फॉर्म में कर रहे हैं तो थीटा हमारा वेरिएबल अभी बचा रह जाएगा, तो पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो वी विल गेट डी बाई डी एक्स कॉट थीटा and it will be differentiated as minus cosec square theta as per the formula, and अभी थीटा फिर से बचा हुआ है, so d theta by dx। ओके, अब यहाँ से dx को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वी गॉट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, dx इज इक्वल टू d टाइम्स कॉसेक स्क्वायर d थीटा, राइट। तो dx की जगह अब हम ये अपने इस इक्वेशन में लिखेंगे। दिस वाज समथिंग विच वी गॉट। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे इंटीग्रल dx जो होता है दैट इज x होता है, मीन्स यहाँ पे 1 है, 1 dx, इंटीग्रल 1 dx इज इक्वल टू x, करेक्ट। ओके, सो हेंस नाउ व्हाट शैल वी डू इज b इज इक्वल टू म्यू 0 i d अपॉन 4 पाई इंटीग्रल। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, dx की जगह हम क्या मेंशन करेंगे, डी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। सो व्हाट शैल वी डू, अब थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये थीटा अभी यहाँ पे है तो थीटा है, अगर ये dx आगे बढ़ेगा तो थीटा और बड़ा होता जाएगा, अब dx और इनफाइनाइट की तरफ पहुँच जाएगा प्लस इन्फिनिटी, तो ये थीटा बढ़ते 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 180 हो जाएगा। ये तो एक हाफ की पोजीशन की। नाउ सेकेंड हाफ अगर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है dx, तो देखिए इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा। ओके, नाउ व्हेन द पोजीशन ऑफ दिस डिफरेंशियल एलिमेंट विल चेंज, अगर डिफरेंशियल एलिमेंट dx की पोजीशन अगर चेंज हो रही है और वो नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में अगर बढ़ रहा है, तो इफ़ यू सी केयरफुली तो ये x आपका, ये वाला थीटा आपका क्या हो जाएगा, ये थीटा आपका 0 की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। दिस कैन बी सिंपली अंडरस्टूड कि जैसे जैसे ये dx अगर आगे शिफ्ट होगा ये थीटा आपका बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 180 डिग्री हो जाएगा। जब एकदम इन्फिनिटी पे होगा तो ये थीटा बढ़ते बढ़ते 180 हो जाएगा। ओके, नाउ ऑन द अदर हैंड व्हेन इट मूव्स इन नेगेटिव डायरेक्शन, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे की तरफ जा रहा है तो यही थीटा देखिए, दिस थीटा इज ये थीटा, ऑन रिड्यूसिंग इट विल बिकम 0। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इसके पैरेलल हो जाएगा, तो ये थीटा आपका 0 हो जाएगा, बिकॉज एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज 0। ओके, तो अब हमारा जो लिमिट है इंटीग्रल की, दैट लिमिट विल बी चेंज। अर्लियर इट वाज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, and now as the variable has been changed to d theta, so it is from, अब थीटा के रेस्पेक्ट में होगा 0 to pi। this is our next expression। okay, so now d कांस्टेंट है हमारा, d बाहर आ जाएगा। okay, यहाँ पे एक d पहले से था। if you see the expression you will find it is like this। okay, now you will get d square integral cosec square theta d theta। now here we have replaced as x is equal to minus d cot theta, and we had the expression in denominator as x square plus d square हमारे था, तो x की जगह हम d cot theta रिप्लेस कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। so we will get d square cot square theta plus d square whole raised to power 3 by 2, correct। so now this is our final expression on this one। next expression, okay, now 1 plus cot square theta, अब फिर से इसमें ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, करेक्ट। so you will get 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta होता है, right। memorize this formula from trigonometry। okay, so then what can you do, 1 plus cot square theta, अब यहाँ से हमने d square कॉमन लिया था, d square कॉमन लिया आफ्टर टेकिंग d square एज कॉमन एज द पावर इज 3 by 2, so d square raised to power
3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट डी क्यू बाहर आ जाएगा, डी स्क्वायर ऊपर से नीचे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक डी का टर्म बचा रहेगा इन डिनोमिनेटर में. सो फाइनली वी विल गेट म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी. Now 1 plus cot square theta is cosec square theta. Okay, now cosec square theta raised to power 3/2 is there, so it will be converted into cosec cube theta. Now in numerator we have cosec square theta. तो cosec square theta से ये केवल नीचे cosec cube theta, एक cosec cube theta बचेगा हमारा. Now 1 upon cosec cube theta is the reciprocal of sin theta. So हमारा ये कन्वर्ट हो गया म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी इंटीग्रल 0 to pi sin theta d theta. Now integral sin theta, again from integral calculations, integral sin x dx is equal to minus cosec x and cos pi is equal to minus 1 होता है, cos 0 1 होता है, right? So we will have mu 0 I upon 4 pi d, and then this is converted into minus cos theta. Now 0 will be the lower limit and pi will be the upper limit. Mu 0 I upon 4 pi d. Now as per the rule of definite integral calculus, after taking the integral you need to put the limit, and first you need to write the upper limit minus lower limit. Replace the value as pi in place of theta. So you will get minus cos pi minus upper limit minus lower limit is minus cos 0, correct? So hence now we have simplified it up to, now cos pi की वैल्यू -1 होती है और cos 0 1 होता है, so minus minus plus हो जाएगा plus. So finally we will get 2 here. Now this 2 will be cancelled with another 2 here, so you will get 2. Okay, so the final expression that we got, B means magnetic field at point A, d distance apart from a current carrying conductor. Now conductor should be infinitely long. ये फॉर्मूला केवल infinitely long current carrying conductor के लिए ही है. Is equal to B is equal to mu 0 I upon 2 pi d. Now this result you need to memorize. ये आपको याद करना पड़ेगा. You need to apply directly while solving numerical problem. If derivation has not been asked, अगर derivation पूछा जाएगा तो आपको derivation आना चाहिए. Okay, I hope the point is clear. So we have derived this final expression of magnetic field at a particular distance from a long or infinitely long current carrying conductor. Okay, ये d distance है. अगर ये डिस्टेंस आपको r दे दिया है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r हो जाएगा, करेक्ट? सो दिस वाज द डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट अ कमेंट एंड यू कैन जस्ट आस्क मी. इट्स ओके फॉर टुडे. थैंक्स अ लॉट.